सुबह सुबह का समय है। हर घर की तरह शर्मा निवास में भी वही हलचल चल रही है। अरे निधि बहू, अगर कान्हा जी का भोग लग गया तो जरा हमारे लिए भी चाय पानी और नाश्ता ले आओ। अरे कोई सुन ही नहीं रहा, कहाँ मर गए घर के सारे लोग। तभी कमला जी की बेटी सोनी आती है। अरे क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो माँ? आज निधि भाभी फिर से नहीं बनाएगी कान्हा जी का प्रसाद। क्या? आज फिर से बहू कान्हा जी का भोग प्रसाद नहीं बनाएगी? अरे ये सुनते सुनते अब तो मेरे कान पकने लगे। अब बस भी करो ना मम्मी यार, हर महीने आपका ये ड्रामा अब आपको बनाना ही है तो शांति से बना लो ना। जरूरी है कि पूरे घर को चिल्ला चिल्ला के बताया जाए। अरे बात भोग बनाने की नहीं है सोनी बेटा, बात मेरे सपनों की है, बात मेरे अरमानों की है। 4 साल से ये आस लगाए बैठी हूँ कि कब बहू खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन नहीं, ये तो हर महीने अपना वही रोना लेकर आ जाती है। अब हर महीने की तरह मोहल्ले की औरतें मुझसे पूछेंगी, क्या कमला तुम्हारी बहू ने खुशखबरी सुनाई कि नहीं? मेरे तो करम ही फूटे हैं, बेटी को ब्याह दिया तो भी कोई मतलब नहीं, और बहू ब्याह कर अपने घर लाया उससे भी कोई उम्मीद नहीं। मैं ये बूढ़ी अकेली इस घर में ताकतवर हूँ बस। माँ बेटी की ये बातें निधि कमरे के एक कोने में खड़ी खड़ी सुन रही थी। वो कुछ इस तरह निशब्द थी जैसे आज फिर से उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। निधि की शादी को 4 साल होने को आए, लेकिन अभी तक उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार ट्राई करने और शहर के कई बड़े डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा और सटीक आंसर अभी तक डॉक्टर से नहीं मिल पाया था। आगे की कहानी के बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं कमला जी रसोई कैसे संभाल रही है ये देखने। कमला जी रसोई घर में जोर जोर से बर्तन पटक रही है। अरे कमला जी क्या है भाई, आज क्यों इतने जोर जोर से बर्तन पटके जा रहे हैं? आप तो शांति रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तभी राहुल भी वहाँ आ जाता है। क्यों माँ, आज ऐसा क्या हो गया कि मुंह ना खुलवाए? अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था कि आज मुझे और निधि को अपने बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है शाम को, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं, नहीं तो आप कहोगी चलते टाइम पर बताया। घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन जिसके बारे में सोचना चाहिए उस बारे में कोई नहीं सोच रहा। अरे क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह आप बिना बस मुंह फुला लेती हो। हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ना जो मैं मुंह फुलाए रहती हूँ। अरे किसी को कोई होश खबर है कि नहीं कि घर में आखिर चल क्या रहा है? तभी महेश जी, राहुल और रोहित तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तब तक सोनी भी आ जाती है। मम्मी नाश्ते में क्या बना है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। एक ये जिसको ब्याह कर भी कोई फायदा नहीं, और दूसरी को ब्याह कर घर लाए और उससे उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन उससे भी कोई फल मिलते दिख नहीं रहा। मम्मी आप ये ताने मुझे रोज ना मारा करो, मैंने कितनी बार कहा है। चलो जल्दी से लाओ, क्या बनाया आपने? लो खा, पेट भर के खाओ। तुम सब में से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इस घर के चिराग की किलकारियां कब इस घर में गूंजेगी और कब इस घर का अंश, इस परिवार का वंश बढ़ाने इस दुनिया में आएगा। कमला जी की इस बात से वहां बैठे सभी लोगों की निगाह फिर से राहुल और निधि पर आकर अटक गई। दोनों की नजरें फिर से झुक गई। शाम को जैसे ही राहुल रूम में जाता है वैसे ही निधि जोर जोर से राहुल के गले लगकर रोने लगती है। अरे निधि, तुम भी ना एकदम बच्ची की बच्ची हो। अरे शादी को 4 साल हो गए, लेकिन क्या मजाल 16 साल से 1 महीने भी तुम्हारी उम्र बड़ी हो। निधि और जोर से रोती है। आपको सब पता है कि मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन आप बिना बेफिजूल की पहेलियां बुझा रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें हमारी कहाँ से कहाँ तक गलती है? और ऊपर से मम्मी जी हमें हर महीने इतनी जली कटी सुनाती है। अरे छोड़ो ना इन बेकार की बातों को, बस ये बताओ आज तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? देखिए राहुल, आप ऐसी बातों को टाला ना करो, क्योंकि अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अच्छा चलो तुम ही बताओ निधि कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आगे की बातें मेरी भी समझ से बाहर है। हम शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा चुके हैं और हर डॉक्टर का यही कहना है कि आप दोनों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा ये उन्हें भी नहीं पता। लेकिन हम डॉक्टर की कही बात को लेकर हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। ऊपर से अब हमारी उम्र भी ज्यादा हो रही है, हर बात का मजा उसकी सही उम्र पर ही है। तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, लेकिन बात तो वहीं आकर रुक जाती है ना कि करे तो क्या करे आखिर। तो ये था शर्मा परिवार, जिसके बड़े बेटे और बहू निधि और राहुल को शादी के काफी सालों बाद भी बच्चा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद कमला जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। अच्छा ठीक है बहन जी, हम जरूर आएंगे। ऐसे खुशी के मौके को हम कैसे छोड़ सकते हैं भला। अब हमारे घर में नहीं तो आपके घर में ही सही, किसी के घर में तो गूंजे किलकारी।
हम तो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं भाई। कमला जी के फोन पर हो रही ये सारी बातें किचन में काम कर रही निधि के कानों में पूरी तरह पड़ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि आज फिर उसकी शामत आने वाली है। निधि कुछ सोच पाती उससे पहले सास कमला जी के पास बैठी ननद सोनी ने रेडियो की तरह अपना वही पुराना गाना बजाना शुरू कर दिया। क्यों मम्मी, किससे बात करी थी फोन पर? कौन था? मुझे तो लग रहा था कि वो अलीगढ़ वाली मौसी की आवाज थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, पूरी जिंदगी तूने बस इन्हीं बातों में तो अपना दिमाग लगाया है, और कहाँ किसी काम में दिमाग लगाती है तू? अगर किसी काम में दिमाग लगाया होता तो आज यहाँ ऐसे सरमाइके में नहीं पड़ी होती। मम्मी चुप रहो, आप भी ना बस वही पुराना आलाप लेकर बैठ जाती हो। अरे बताओ तो जरा, क्या कह रही है अलीगढ़ वाली मौसी जी? कुछ खुशखबरी आ रही है क्या उनकी यहाँ? सोनी ने माँ की बात को काटते हुए चटकारा लेने के अंदाज में अपनी बात को रखा, जिससे उसे आज के लिए मिर्च मसाला मिल जाए और उसका आज का दिन कट जाए। क्योंकि उसे माँ की दुखती रग का पता था कि अपनी बहू यानी कि निधि की बुराई में दोनों को ही परम आनंद की प्राप्ति होती थी। अब आगे सुनते हैं कमला जी की जुबानी दास्तान बहू। अब क्या कहेगी तेरी मौसी, जो हर सास कहती है दुनिया को, और क्या। अरे हर सास के अपनी बहू की गोद भराई का समाचार दे रही थी कि उसकी बहू की गोद भराई है, अगले महीने सबको सब परिवार आना है। अच्छा माँ, ऐसा है क्या? लेकिन भैया की शादी को तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, बड़ी जल्दी गोद भराई आ गई भाभी की। हाँ तो क्या हुआ, 1 साल नहीं हुआ तो? अरे बच्चे होने के लिए बस 9 महीने चाहिए होते हैं, और कौन सा उनको अभी बच्चा हो गया। और भैया आजकल तो प्रभु कृपा से जिसको जितनी जल्दी बच्चा हो जाए बढ़िया ही है। अरे किसको जल्दी बच्चा करवा रही हो कमला बहन? अपनी बहू की कोई खुशखबरी है क्या? तभी एंट्री होती है कमला जी की पड़ोसन और सबसे करीबी सखी विमला जी की। दोनों की दांत काटे की दोस्ती थी सालों से, और अगल बगल में रहते थे। अब 2 बहनों जैसा प्यार था दोनों के बीच में। अरे विमला, तुम भी ना बस मजे लेने में आगे रहती हो। मेरी बहू की कोई खुशखबरी होगी तो क्या तुमसे छिपी रह जाएगी? बात तो तुम्हारी 100% सच है जीजी, पर अभी किस बात का जिक्र हो रहा था? अरे वो अलीगढ़ वाली मेरी चचेरी बहन है ना, उसकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है, तो हम सबको बुलाया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अरे उनके यहाँ तो तुम लोग पिछले साल ही गए थे शादी में, बड़ी जल्दी आ गया फंक्शन। चलो बढ़िया है। तभी निधि डरते डरते विमला जी के लिए पानी लेकर आती है। वो इस समय विमला जी और अपनी सास कमला जी का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंडीशन न निगलते न उगलते वाली जो थी, तो उसे पानी लेकर तो आना ही पड़ा। बड़ी देर लगा दी निधि बहू पानी लाने में। हाँ आंटी जी, वो चाय बनने रखी थी ना, अभी लाती हूँ। इतना कहकर निधि जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर चल दी। लेकिन ये क्या, आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। बहू अब तुम भी लगे हाथ खुशखबरी सुना ही दो, देखो तुम्हारी मम्मी जी क्या कह रही हैं। जी आंटी जी। अरे वो क्या कहते हैं, कहीं फैमिली प्लानिंग वो सब तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग? आजकल के बच्चे ना बड़ा ही दिमाग लगाते हैं, 1-2 बच्चे करने कर लो, पर उसके लिए भी 50 नाटक नौटंकी करते हैं। एक हमारे जमाने में देखो 5-6 बच्चे तो सबको होते ही थे। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे कोई दिक्कत परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाओ। जी। इतना कहकर निधि वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं क्या करूं, मेरे दिल की बात समझने वाला कोई भी यहाँ नहीं है, मैं किससे अपने मन की बात कहूँ। तभी राहुल घर आता है और वो निधि को ढूंढते हुए किचन में पहुंच जाता है और उसे रोते हुए देख लेता है। मैं समझ गया निधि, तुम आज फिर से रो रही हो ना, और बाहर जो महफिल जमी हुई है वही कारण है ना तुम्हारे रोने का। मैं अभी जाकर उनको सुनाता हूँ। निधि राहुल का हाथ पकड़ लेती है। नहीं राहुल, आप ऐसा मत करिए, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। निधि सबके लिए चाय लेकर बाहर जाती है। चाय तो बड़ी स्वाद बनाई है बहू तूने, 1 नंबर चाय है। हाँ हमारी भाभी वैसे तो सब काम में होशियार है, बस एक कमी है। वो भी भाभी जल्दी पूरी कर देंगी, क्यों भाभी? सही कहा ना, मुझे जल्दी ही बुआ कहने वाला इस घर में लाओगी ना भाभी? अरे बातों बातों में जो बात बताने आई थी वो तो भूल गई मैं। कमला जीजी, वो मेरी बहू नेहा अभी ना कुछ दिन चढ़ गई है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए बात मैंने अभी किसी को नहीं बताई, कॉलोनी में भी नहीं बताई, और आपके यहाँ से ये बात कहीं बाहर ना जाए इसका ध्यान रखियो जीजी।
है ना, गोद भराए में तो अभी खूब समय है, तब तक सबको बता ही देंगे। अच्छा चलो चलती हूँ जीजी। इधर निधि परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है और अपना मन हल्का करने के लिए उससे बात करती है। क्या हुआ निधि बेटा, तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं माँ, यूं ही मन नहीं लग रहा था तो सोचा आपसे बात कर लूं। अरे मेरी पागल बच्ची, तू अभी भी मुझे यूं बहलाएगी? माँ हूँ तेरी, माँ अपने बच्चे की आवाज से उसकी परेशानी, उसका दुख समझ लेती है। इतना सुनते ही निधि जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे ऊपर वाले ने ये सौभाग्य क्यों नहीं दिया कि मैं भी माँ बन सकूं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो बेटा कि अभी तुम्हारी जिंदगी निकल गई हो। अभी तो तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। और हाँ, माँ सिर्फ वही नहीं होती जो अपनी कोख से अपने बच्चे को जन्म दे। अरे कृष्ण जी को भी तो माँ यशोदा जी ने पाला था। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ माँ, मुझे भी ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। निधि की यह हालत देखकर राहुल अब मन ही मन कुछ डिसीजन ले चुका था। बस अब वो इंतजार कर रहा था कि मौका मिलते ही घर वालों के सामने अपनी बात को रखे। फिर एक दिन राहुल किसी से फोन पर बात कर रहा था। अच्छा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अच्छा चलो, मैं भी अपना मेल चेक करता हूँ, फिर पता करता हूँ। वहाँ बैठी हुई कमला जी और बाकी के परिवार वाले भी राहुल की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरे बड़े परेशान लग रहे हो बेटा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पापा जी, वो मेरे ऑफिस के काफी लोगों का ट्रांसफर इस बार अलग अलग शहरों में कर दिया है। मैं भी इसीलिए अपना मेल चेक कर रहा हूँ, कहीं मुझे भी तो किसी दूसरे शहर में नहीं भेज दिया। तभी राहुल लैपटॉप पर अपना मेल बॉक्स चेक करता है और सर पर हाथ रख लेता है। लो जी पापा जी, मुझे भी इन्होंने दिल्ली ले जाकर पटक दिया। अब क्या होगा मेरा? अरे होना क्या है भैया, जॉब तो करनी है। वो तो आप अभी घर पर रह रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, बाकी के लोग तो बाहर रहकर जॉब करते ही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन अब कैसे बात बनेगी, भाभी यहाँ भैया वहाँ। अरे बहू यहाँ क्यों रहेगी? बहू भी राहुल के साथ रहेगी, फिर उसे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अरे तो फिर यहाँ खाना कौन बनाएगा? अब मुझसे इतना काम नहीं होता। हाँ वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। दीदी, आप किस दिन काम करना सीखेंगी? इसी बहाने आप भी सीख जाएगी, जिससे आपकी भी पुनः ससुराल विदाई हो जाएगी कम से कम। ये लोग ना बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं मम्मी, ये सब काम वाम मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही गया। राहुल निधि को लेकर दिल्ली रहने पहुंच गया। राहुल, मुझे एक बात बताओ जो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछी। ये ट्रांसफर के बारे में आपने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, कभी भी कोई कंपनी बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के ऐसा आपका ट्रांसफर नहीं करती। हाँ निधि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैंने उस टाइम तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम आने के लिए मना ना करो। ट्रांसफर के लिए मैंने ही अप्लाई किया था क्योंकि उस घर में तुम्हारी वो हालत मेरे से देखी नहीं जा रही थी। ये सुनकर निधि राहुल की गले लग जाती है। सच में बहुत लकी हूँ राहुल, जो मुझे आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिला। दिन बीतते जाते हैं। राहुल और निधि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनके जीवन में अब किसी तरह का कोई दुख नहीं था। बस एक ही दुख था, और जिसे सास कमला जी कभी भूलने नहीं देती थी। समय समय पर वो निधि को ये एहसास करा ही देती थी कि उसके पास अभी तक कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन, अरे माँ, अब तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। अरे मेरे भगवान, मेरे तो कान ये सुनने को तरस गए थे। मुझे तो लगने लगा था कि मैं ऐसे ही ऊपर जाऊंगी, लेकिन मेरे कान्हा जी ने मेरी सुन ली बेटा। अब बहू को लेकर घर कब आ रहा है? मम्मी, अभी यहीं के डॉक्टर से निधि का इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने अभी ट्रैवल करने को मना किया है, इसलिए अभी तो हम नहीं आएंगे। बाद में हम आपको बताएंगे जैसा भी डॉक्टर कहेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मत आओ, लेकिन बहू की गोद भराई के समय तो यहाँ आना ही होगा। अरे अब मेरी बहू की गोद भराई है, मैं भी पूरे मोहल्ले और पूरी रिश्तेदारी को बुलाऊंगी। आखिर अब कमला भी दादी बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता है और गोद भराई का दिन भी आ जाता है। शर्मा निवास में खूब चहल पहल है। घर मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ है और घर में खूब हंसी ठिठोली चल रही है। तभी विमला जी की एंट्री होती है। देख लियो जिच्ची, मैं ना कहती थी, जल्दी तुम्हारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। हाँ विमला, तुमने बिल्कुल सही बात कही थी। और गाते हुए दोनों गले लगकर डांस करने लगती हैं। हमारे घर आएगा एक नन्हा मेहमान, हमारे घर आएगा एक नन्हा मेहमान।
तभी सोनी भी आकर उनके संग नाचने लगती है। अब निधि की गोद भराई की तैयारियां होने लगती है, उसकी रस्में शुरू हो जाती है। तभी सोनी की एक चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ सभी लोग, माँ भाभी ने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है। ये माँ नहीं बनने वाली है, बल्कि ये माँ बनने का सिर्फ एक नाटक कर रही है। आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? देखो भाभी का ये फोन, इसमें इनकी झूठ की सारी सच्चाई है। तभी राहुल बीच में आकर बोलता है, कैसा धोखा और किसको धोखा दिया है निधि ने? अरे मैं उसका पति हूँ और मुझे सब पता है, बस इतना ही काफी है। कमला जी जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे तो बता देते बेटा। आपको बता देते? क्या बता देते माँ? आपने कभी किसी को अपने आगे कुछ बोले भी दिया है? अरे कभी आपने एक औरत होते हुए निधि के मन की बात को समझना चाहा, उसके दर्द को समझा आपने कभी? और आज बता देता हूँ, मेरा यहाँ से जाने का कारण भी यही था। आपके तानों से मेरी निधि डिप्रेशन में जा रही थी और मैं उसे ऐसे तिल तिल कर मरते नहीं देख सकता था। और यहाँ आए सब लोग जो मुझे इस तरह देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी बहन सोनी ने जो फोन पर देखा वो एक बच्चे की डिटेल्स है, जो कि जल्द ही अब हमारे घर की रौनक बन जाएगा। निधि राहुल के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है। अगर आप लोगों ने मुझे इतने ताने नहीं दिए होते तो शायद मुझे इतना ढोंग नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जब सच्चाई आप लोगों के सामने है तो मैं बता दूं, ये बच्चा मेरे घर काम करने वाली मेड का है। उसके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, इसलिए अब वो इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाने देना चाहती। लेकिन जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने और राहुल ने उसके आगे हाथ पैर जोड़े और अपनी झोली फैला दी। मैंने उसने भी फिर मेरी झोली भरने का भरोसा मुझे दिया और बस उसी दिन हमने अपने घर में खबर कर दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो अब जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देगी। उसके पेपर्स मैंने लीगली तौर पर तैयार करवा लिए हैं, जिसको हमारी ननद रानी ने अभी देख लिया और बाकी की कहानी आपके सामने है। लेकिन बेटा वो किसी और का खून होगा। अच्छा माँ, वो किसी और का खून? और आप तो कान्हा जी को मानती है, उनको किसने पाला था? मुझे बताएंगी माँ, क्या यशोदा उनकी सगी माँ थी? आज पूरी दुनिया में उनका रिश्ता एक मिसाल है माँ। राहुल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामपुर के एक छोटे गांव में सुशीला अपने परिवार के साथ रहती है। वो अपने घर के सभी सदस्यों को आपस में अच्छे से जोड़कर रखती है। वो लोग बहुत अच्छी और खुशी से रह रहे थे। तभी एक दिन उसकी बड़ी बहू और छोटी बहू किचन में जब काम कर रही थी। सोनी, तूने रोटी सब्जी बना ली हो तो मैं आज सबके लिए हलवा बनाना चाहती हूँ। दीदी, बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप हलवा बना लेना। ओहो सोनी, जल्दी हाथ चलाया करना। वैसे भी किचन इतना छोटा है कि एक साथ 2 लोग इसमें काम नहीं कर सकते। ऊपर से तू एक काम में ही घंटों लगा देती। ऐसा होने लगा तो बना चुकी तुम आज का खाना। अभी तो इनके सामने रोटी बनाना शुरू किया था। खैर, जेठानी है तो अकड़ तो दिखाएंगी। कोई नहीं, अपना टाइम भी आएगा। जी जी दीदी, बस हो गया। हाँ लो दीदी, मेरा काम हो गया। आप अब अपना हलवा बना लो आराम से, अब पूरे मोहल्ले के लिए बना लो। हाँ हलवा। विमला गर्मी में पसीने में भीगते हुए हलवा बनाती है और बाद में जिठानी और देवरानी मिलकर पूरे परिवार को खाना खिलाती है। लेकिन रात में विमला कमल से घर बदलने के लिए कहती है। सुनो ना, मुझे लगता है अब हम लोगों को ये घर बदल देना चाहिए और एक बड़ा घर लेकर उसमें रहना चाहिए। अब तो आप भी अच्छा कमा रहे हैं तो बड़े से घर में रहते हैं ना। क्यों भाई, अचानक तुमको क्या हो गया? इस घर में क्या दिक्कत है? और ऐसे घर लेना कोई खिलौने लेना जितना आसान नहीं है। आप लोग तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, हम लोग उस छोटे से किचन में कैसे काम करते हैं आपको क्या पता। अब तो बड़ा घर चाहिए ही, बहुत हो गया इस छोटे से घर में रहना। वैसे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और पैसे कहीं इन्वेस्ट करना भी ना जरूरी होता है। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब हम लोग नया घर ले सकते हैं। मैं कल ही माँ से बात करके देखता हूँ वो क्या कहती है। थैंक यू जी, ये हुई ना बात, अब हम अपने घर में रहेंगे। कमल अगले दिन सुशीला से बात करता है। अरे तू ये क्या कह रहा है? अभी क्या जरूरत है नया घर की? इस घर को क्या हुआ है भला? इस घर में तुम सबके बचपन की यादें हैं और तू चाहता है कि मैं इस घर को छोड़ दूं? लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो। अरे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली, ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी, आपको रहना है इस घर में तो रहो, लेकिन ये तो नया घर लेंगे ही लेंगे और अगर आप नहीं गए तो हम दोनों ही नए घर में चले जाएंगे। अब आप सोच लो क्या करना है। अरे बहू, इस उम्र में बेटे से अलग कहाँ रहेंगे हम? ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हम सब तुम्हारे साथ नए घर में चलेंगे बस।
ये हुई ना बात। कमल अच्छा घर देखने में लग जाता है और कुछ दिन बाद ही एक अच्छा बंगला खरीदकर फैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो जाता है। माँ जी, आपने देखा ये बंगला हमारे उस पुराने घर से कितना बड़ा है। अब हम सब इसमें मजे से रहेंगे। अब मैं भी कह पाऊंगी कि ये मेरा अपना घर है। हाँ दीदी, इसका किचन भी ना बहुत बड़ा है। अब हम लोग एक साथ खाना बना पाएंगे। जगह ही जगह है यहाँ तो। एक साथ? अब तो तू खाना बनाएगी सोनी, क्योंकि मैं तेरी जेठानी हूँ और तेरे होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत। अब तो तू ही पूरा काम देख किचन का। मैं तो अब अपने घर को सजाने में बिजी रहूंगी। लेकिन दीदी, मैं अकेले कैसे करूंगी? थोड़ी मदद आप भी करा देना। ओहो, देखो तो जरा, कल की आई देवरानी मुझे ऑर्डर दे रही है। भूल मत, तेरी जेठानी हूं मैं। जो मैं कहूंगी अब इस घर में वही होगा, क्योंकि अब ये घर मेरा है। मेरा मतलब वो नहीं था दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अगर मैं गलत भी हूं ना, तो तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं खुद इतनी काबिल हूं। अब ना ज्यादा बहस मत कर, खाना बना। सोनी समझती थी कि विमला मजाक कर रही है और उसको हाँ हाँ करते हुए किचन में जाकर काम करने लगती है। ये घर मेरे पति के पैसों से लिया गया है, तो मैं क्यों काम करूं? मैं इस घर में अपने हिसाब से रहूंगी और इस घर में अब मेरी ही चलेगी और अब मैं सबको अपनी उंगली पे नचाऊंगी। तभी सुशीला बहुत सारे कपड़े लेकर सोनी के पास जाती है। बहू, ये लो मेरे कुछ कपड़े, इन्हें धो देना और अच्छे से धोना इस बार। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। बहू, सबसे पहले इन कपड़ों को ही धो, वरना सूखेंगे नहीं। जी माँ जी, बस जा ही रही हूँ, बाकी काम बाद में करूंगी बस। सोनी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर धोने लगती है। इतने में वहां विमला आ जाती है और गुस्से में कहती है, सोनी, है ये क्या कर रही है? जो काम मैंने तुझे कहा वो तुझसे हुआ नहीं और यहाँ टाइम पास कर रही है। मुझे पता था कि तू कामचोर है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे दीदी, माँ जी ने मुझसे कपड़े धोने को कहा तो मैं बस वही कर रही थी। ये भी तो काम ही है, इसमें टाइम पास कैसा? किसी न किसी को तो ये काम करना ही था, तो मैंने कर दिया। हाँ, ये बड़ा मुझे बताने वाली। यह सबसे आसान काम है, इसलिए तू ये कर रही है। दीदी, इसमें क्या आसान है? कपड़े तो ऐसे ही धोए जाते हैं ना। हाँ, तो तू कपड़े हाथ से धो ना। ये इतनी महंगी वॉशिंग मशीन है, तुझे चलानी भी आती है? खराब कर देगी तो कौन ठीक करवाएगा इसे? वैसे भी देवर जी तो इतना कमाते नहीं जो इसे ठीक करवा पाएंगे। अब देखते हैं कपड़े धोना कितना आसान है। मशीन में कपड़े धोने के लिए तू बाकी काम छोड़कर चली आई। अब तू इन कपड़ों को हाथ से धोएगी। लेकिन दीदी, कपड़े बहुत ज्यादा है, हाथ से धोने में टाइम ज्यादा लगेगा, फिर मैं आपका काम कैसे करूंगी? देखा, आ गई ना लाइन पे। हाँ, तुम मेरे काम की चिंता मत कर, वो भी तुझे ही करना है। पहले तू ये कपड़े धो ले जल्दी जल्दी, फिर आ जाइयो मेरे पास। हाथ जल्दी चला, जबान नहीं। विमला सोनी को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और सोनी समझ जाती है कि विमला को कमल के पैसों का घमंड हो गया है। वो रोते हुए चली जाती है और सारे कपड़े हाथ से धोती है। एक दिन मोनिका विमला से अपने एडमिशन की बात करने आती है। भाभी, मुझे नए कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। आप भैया से मेरे एडमिशन की बात कर लेना, वरना सीटें फुल हो जाएंगी। अरे मोनिका, तुम साइंस से एडमिशन लेकर क्या करोगी? तुम्हें ना आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कम पैसों में हो जाएगा और वैसे भी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुमको शादी करके ससुराली तो जाना है ना, है? तो साइंस लेकर इतना पैसा क्यों बर्बाद करना? अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताओ। रहने दो भाभी, मैं खुद भैया से बात कर लूंगी। मोनिका वहां से किचन में चली जाती है। बढ़िया आई साइंस में एडमिशन लेने वाली। मैं अपने पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अभी देखती हूँ मेरे होते हुए ये साइंस में एडमिशन लेती कैसे है। इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। मोनिका किचन में रोते हुए सारी बात सोनी को बताती है। फिर वो दोनों सुशीला के पास जाते हैं। अरे, आज तुम दोनों ननद भाभी मिलकर मेरे पास आई हो, क्या बात है? सब ठीक है ना? मम्मी, ये बता, क्या ये घर सिर्फ बड़ी भाभी का ही है? वो हर बात का फैसला क्यों करती हैं? नहीं मोनिका, ये घर हम सबका है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बात क्या है, बताओ मुझे। माँ जी, मैंने आपको बताया नहीं, पर जब से विमला दीदी इस बंगले में आई है, हमेशा हर चीज में रोक टोक करती हैं और ऐसे दिखाती है जैसे हम सब उनकी कमाई खा रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मोनिका को साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने से मना कर दिया
क्योंकि उन्हें लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम लेने से मोनिका बस उनके पैसे बर्बाद कर रही है। हाय राम, ये तुम क्या कह रही हो बहू? विमला ऐसी नहीं है, वो तो बहुत समझदार है और घर को चलाना अच्छे से जानती है। वैसे भी उसका पति ज्यादा कमाता है तो वो थोड़ा हक जमाती है बस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोनिका या तुम्हारे बारे में गलत सोचती है। नहीं मम्मी, बड़ी भाभी घर को नहीं, हम सब पर हुक्म चलाना अच्छे से जानती है। आपने खुद देखा होगा कि इस घर में कोई भी फैसला होता है, चाहे घर से बाहर का या घर का, केवल बड़ी भाभी की ही बात मानी जाती है और किसी की नहीं। ऐसा क्यों है? क्या हमारी राय जरूरी नहीं है? माँ जी, मुझे लगता है कि विमला दीदी को पैसों का घमंड आ गया है और ये हमारे परिवार की एकता के लिए सही नहीं है। मैं छोटी बहू हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन घर के बड़े आप और बाबूजी हैं, तो घर पर आपका और बाबूजी का राज चलना चाहिए। अभी आप और बाबूजी घर के बड़े हो तो घर के फैसले आपको ही लेने चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, ये घर मेरा है और इस पर मेरा ही राज चलेगा और मेरे जीते जी मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो समय रहते मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करके जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी और विमला को उसकी गलती का एहसास भी करवा दूंगी। अगले दिन सुबह सोनी अपने मायके जाने के लिए सुशीला से कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए हैं तो मेरा मन है कि मायके चली जाऊं। वैसे भी यहाँ दीदी है घर संभालने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, चली जाओ, इसमें इतना क्या सोचना, भला आराम से आना। हाँ बेटा। ये सब विमला भी सुन रही थी। वो भागते हुए सोनी के पास आती है। सोनी, तुम अपने मायके नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो इस घर का काम कौन करेगा? और अभी कुछ दिन पहले भी तो तुम गई थी ना। ऐसे बार बार जाना थोड़ी ना अच्छा लगता है। अब तुम ससुराल वाली हो तो कुछ सोच समझ कर बोला करो। काम कौन करेगा? तुम करोगी विमला, और कौन करेगा? सोनी, तुम अपने मायके जा सकती हो, मेरी परमिशन है तुमको। और विमला, तुम कब से सबको बताने लगी कि कौन कब जाएगा कब नहीं? अरे माँ जी, आप ये ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्यों विमला? जब तुम अपने छोटों से चिल्लाकर बात करती हो तो मैं भी तुमसे वैसे ही बात करूंगी ना। और ये मेरा घर है, इस घर का हर फैसला मैं लूंगी, तुम नहीं, समझी? तुम अपना हुक्म चलाना बंद करो, अभी इस घर में मैं बड़ी हूं। विमला सुशीला से कुछ नहीं कहती, चुपचाप वहां से अपने रूम में चली जाती है। ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? पहले तो कभी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। लगता है जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। दूसरी तरफ आज विमला की अकल ठिकाने आ गई होगी, बहुत हुक्म चलाती है। अब मैं बताती हूँ कि हुक्म कैसे चलाया जाता है। आई बड़ी हुक्म चलाने वाली। अगले दिन शाम को खाना खाते हुए रवि और कमल आपस में बात कर रहे थे। हाँ बोलो रवि, क्या पूछना था तुमको? भैया, एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप बताओ ना, इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? रवि, तुम थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, उसके बाद मुझे बताना, तब तक मैं भी पता कर लूंगा। अरे देवर जी, तुम बिंदास होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। मेरी दोस्त के पति ने भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी बात मानोगे ना तो पैसों में खेलोगे। सोच लो देवर जी। बहू, तुम चुप रहो, तुमको कुछ पता भी है? मैंने इस कंपनी के बारे में पता किया है, पिछले 5 साल से घाटे में जा रही है और तुम रवि को उसमें इन्वेस्ट करवा कर उसका पैसा डुबाना चाहती हो। तुम कभी कुछ रिसर्च करती हो या बस जो मुंह में आए बोल देती हो? घर तक तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के मामले में टांग मत अड़ाना। जिस चीज के बारे में पता नहीं उसका ज्ञान मत दिया करो। सॉरी बाबूजी, मुझे जो पता था मैंने बस वही बताया। और आप मुझसे ये कैसे बात कर रहे हैं? इससे पहले तो आपने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं और मैं ऐसे ही बात करूंगा, और तुम तो मुझे सिखाओ ही मत कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। ये घर मेरा है तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूं। विमला को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सब उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन बाद दिन में सब खाने के लिए बैठे थे और सोनी मायके से वापस आ चुकी थी। वो सबको खाना परोसती है। सोनी, ये तुमने क्या बनाया है? तुमको पता नहीं कि आज के दिन दाल बनती है और तुमने इतनी मसालेदार सब्जी बनाई। तुम्हारा ध्यान ना काम में है ही नहीं, लगता है मायके छोड़कर आई हो। सोनी को सब्जी बनाने के लिए मैंने कहा था, और यह जरूरी नहीं कि खाने के दिन के हिसाब से मेनू बनाया जाए। जब मेरा जो मन होगा इस घर में अब वही बनेगा। पर माँ जी, ये तो मैंने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि किस दिन कौन सा खाना बनेगा। उससे ना आसानी हो जाती है काम करने में।
तुम होती कौन हो ये तय करने वाली? बहुत दिन से देख रही हूं, जब से तुम इस बंगले में आई हो सबको हुक्म देकर अपना राज चलाने लगी हो। तुम्हारे पति के पैसे से ये बंगला लिया गया है और वो इस घर में सबसे ज्यादा कमाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर तुम्हारा राज चलेगा, समझी? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। अरे लेकिन माँ जी। कमल मेरा बेटा है। इसके पापा ने और मैंने मिलकर उसको इतना काबिल बनाया जहां पर आज वो है, समझी? और इस घर में सबको अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है और हर फैसले में सबकी राय ली जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे बाबूजी का ही रहेगा। ये सब सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुशीला से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आज मुझे समझ में आ गया कि आप और बाबूजी मुझसे पिछले कुछ दिनों से नाराज क्यों थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। इस घर में हमेशा आपका और बाबूजी का फैसला ही माना जाएगा। देखो बहू, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन सिर्फ ये समझना कि तुम्हारे पति के पैसे से घर चल रहा है, ये सोचकर अपनी मनमानी करने लगना और छोटों की बेइज्जती करना तो गलत बात है। इसलिए आगे से कभी भी ऐसा मत करना। मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि घर में सबकी अपनी एक पहचान होती है। सिर्फ घर के एक सदस्य से परिवार नहीं बनता, बल्कि घर के सभी सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। मैं समझ गई माँ जी, आगे से कभी कोई गलती नहीं करूंगी और आप सबसे अपने किए के लिए माफी मांगती हूँ। मोनिका और सोनी, तुम लोग भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत गलत किया है। माँ अब तो मैं साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकती हूँ ना? हाँ बेटा, तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले, कोई नहीं रोकेगा तुझे। जी माँ जी। और मोनिका, तुम साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती हो ना? मैं खुद तुम्हारा एडमिशन साइंस में करवाऊंगी। मेरी एक ही तो प्यारी ननद है, उसके मन की भी तो होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच भाभी। अब विमला अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है। ये देखकर सोनी और सुशीला बहुत खुश होते हैं और राम प्रसाद अब अपनी दोनों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है, उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी,
अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए। मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी? सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो। सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी तो काम करे ना, कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी है? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल। वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था। उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की। ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस भी नहीं आया। बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? I mean, इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है, लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ, ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे अरे अरे, कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी,
लोगों का तो काम है कहना। अब मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना 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 पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है। आकाश और दिव्या कई सालों से दोस्त थे और उनका रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला। दोनों ने पढ़ाई भी साथ में की थी और एक ही कंपनी में जॉब भी करते थे और दोनों की सगाई के बाद अब अगले महीने उनकी शादी का मुहूर्त भी निकल चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की सच में शादी होने वाली है। लेकिन अब तो यकीन करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि शादी के बाद तो अब हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। वैसे भी हम दोनों कई सालों से साथ ही हैं आकाश। हाँ, पर दोस्त की तरह ना। दोस्त की तरह साथ होने में और बीवी के साथ रहने में फर्क होता है मोहतरमा जी। वैसे तो मैं तुम्हारे घर कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब वो मेरा ससुराल होने वाला है, ये सोचकर पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मेरे घर वाले तुम्हें अच्छे से जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद तो मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। मुझे ना ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता आकाश। अरे कोई बात नहीं, माँ को पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। उन्हें ये भी पता है कि जॉब और पढ़ाई में तुम्हें इतना खाना बनाने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है। वो आज भी ना मुझे फोन पे कह रही थी, चिंता मत करना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें खाना बनाना। तुम इस घर में आने के बाद सीख लेना, खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुझे शौक तो है, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब शादी के बाद ना मैं सब कुछ सीख लूंगी। सीख लेना, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। आकाश और दिव्या सालों से दोस्त थे, इसलिए दोनों के घर वाले उन्हें अच्छे से जानते हैं। कावेरी को भी पता था कि दिव्या को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए वो धीरे धीरे उसे सब सिखाती जा रही थी। देखो, अब ये दाल में सिर्फ तड़का लगाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। अब तुम बाकी की रोटियां बना लो, मेरे घुटनों में ना दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, बाकी की रोटियां बना लेती हूँ माँ जी, आप जाकर आराम करिए। ठीक है। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे आज मेरी बहन का फोन आया था, वो कह रही थी वो कुछ दिनों के लिए हमारे भाई के घर रहने आ रही है। हाँ, तो आपका भी मन है जाने का माँ, ऐसा बोलो ना। हाँ, तो क्यों नहीं जाऊंगी मैं? अब तो दिव्या भी आ गई है घर में, मुझे क्या फिक्र है। हाँ माँ, आप जाइए। कितने सालों से आप कह रही हैं, लेकिन हमारी वजह से कभी जा नहीं पाई। हाँ माँ जी, अब तो मुझे ज्यादातर खाना बनाना भी आ गया है। हाँ, दिव्या को तो खाना बनाना आ ही गया है। मेरे जाने के बाद इससे ज्यादा काम मत करवाना, ठीक है? और दिव्या, तुम भी ना इनके लिए हल्का फुल्का खाना बना दिया करना। जी माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभालूंगी यहाँ। ठीक है, फिर मैं कल ही तुम्हें बस में छोड़ आता हूँ। श्याम कावेरी को सुबह की बस से छोड़ आता है और दिव्या घर का सारा काम देखने के बाद सबसे खाने का पूछती है। अरे दिव्या बेटा, हमारे खाने के लिए तो तुम कुछ हल्का फुल्का बना दो। हाँ भाभी, अब पूरा दिन काम करने के बाद थक गई होंगी। सही कह रहा है राहुल, एक काम करो, कर्ड राइस बना दो। अरे वाह भाई, मजा ही आ जाएगा कर्ड राइस खाकर। हाँ बहू, हम सबको यहाँ कर्ड राइस बहुत पसंद है, तुम वही बना दो। अच्छा ठीक है, आप सबको पसंद है तो मैं बना देती हूँ। सबकी फरमाइश पर दिव्या कर्ड राइस बनाने रसोई में जाती है और सोचती है कि कितने अच्छे हैं उसके ससुराल वाले, जो उसे परेशानी ना हो इसलिए बस दही चावल खा रहे हैं। कितने अच्छे सब्जियां, मुझे तकलीफ ना हो इसलिए दही चावल बुलाए बनाने को। कर्ड राइस में सिर्फ 2 ही तो चीज है, दही जमी हुई और चावल बना रही हूँ। सबको गर्मा गर्म परोस दूंगी, ठंडी ठंडी दही के साथ गर्मा गर्म चावल। दिव्या दही और चावल को लाकर टेबल पर रख देती है, लेकिन सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो दिव्या से कर्ड राइस बनाने को कहा था। बहू, ये क्या है? कर्ड राइस, दही चावल, ये देखिए, ठंडी ठंडी दही और गरम गरम चावल। भैया, लगता है भाभी को पता नहीं कर्ड राइस कैसे बनाते। अरे
क्यों पता नहीं, ये रहे चावल और ये रही दही। अरे दिव्या, कर्ड राइस में क्या करते हैं, दही चावल को मिक्स करके रखते हैं पहले से, ठंडे ठंडे खाए जाते हैं। वो वाले कर्ड राइस कह रहे थे हम, याद आया तुम्हें? अच्छा वैसे वाले, अरे तो पहले बोलना चाहिए था, मैं वैसे वाले बना देती ना। कोई बात नहीं, अब खाना बन ही गया है तो खा लेते हैं सब लोग। चलो खा लो दही चावल, मेरा मतलब है कर्ड राइस। कल तुम अच्छे से कर्ड राइस बनाना। हाँ? जी जी जी, कल मैं वैसे वाले ही बनाऊंगी जैसे आप लोग खाते हैं। अच्छा ठीक है, कल रात को तुम वही बना देना। दिव्या को लगा था कि सबको गरम गरम दही चावल पसंद नहीं है, इसलिए उसने शाम को दही चावल बनाकर फ्रिज में रख दिए और रात को फिर से दही चावल ले आई। अभी आप लोग दिल से खाइए, बिल्कुल गरम नहीं है, ठंडे एकदम। इसमें तड़का कहाँ है? दही चावल में तड़का भी लगता है क्या? हाँ दिव्या, दही चावल को ठंडा करने के बाद इसमें तड़का लगाया जाता है, तभी तो ये बनते हैं कर्ड राइस। कोई बात नहीं, चलो आज ठंडे वाले दही चावल खा लेते हैं, वैसे भी आज गर्मी बहुत है। हाँ, अभी तो आपको समझ में आ गया ना भाभी कि तड़का लगाना है। कल ना आप अच्छे से तड़का लगाने के बाद दही चावल देना, मेरा मतलब है कर्ड राइस बना देना। हाँ भाई हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है। माँ जी ने मुझे तड़का लगाना तो सिखाया था, मुझे याद आ गया। माँ ने सिखाया था ना। चलो याद आ गया दिव्या को, अब वो कल अच्छे से कर्ड राइस बना देगी। दिव्या को कावेरी ने दाल में तड़का लगाना सिखाया था और उसने वही तड़का दही चावल को मिक्स करके भी लगाना शुरू कर दिया। ये रहा टमाटर, ये रहा गरम मसाला, हरा धनिया, अब इसमें जाएगा दाल का मसाला और ये हो गया तड़का तैयार। और ये लगाया मैंने दही चावल में छौंक। छौंक लगाने से सारे घर को खांसी होने लगती है। ये की खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, आज तो बहू ने कहा था कि कर्ड राइस बना रही है। पता नहीं, लहसुन और गरम मसाले के तड़के की खुशबू आ रही है मुझे तो। कहीं भाभी ने दही चावल में दाल का तड़का तो नहीं लगा दिया? अरे नहीं नहीं, इतनी भी बेवकूफ थोड़ी ना है दिव्या जो दही चावल में लहसुन प्याज और टमाटर का तड़का लगा देगी। उसने कहा था ना कि उसे माँ ने सिखाया है। लेकिन कावेरी ने तो उसे सिर्फ दाल में तड़का लगाना सिखाया था आकाश। क्यों? इसका मतलब कि आज हमें लहसुन, प्याज, टमाटर और गरम मसाले के तड़के वाले दही चावल खाने पड़ेंगे। हे भगवान, मैंने क्यों कहा था कि हमें कर्ड राइस पसंद है। हमें तो कर्ड राइस ही पसंद है पापा। पता नहीं भाभी को दही चावल के साथ रोज रोज नए एक्सपेरिमेंट क्यों करने हैं। आपकी कर्ड राइस तैयार है, आ जाइए सब। अरे बहू, मुझे ना अभी याद आया, आज मुझे मेरे दोस्त के घर पर जाना था, मैं तो भूल गया। तुम सब कर्ड राइस तड़के वाले एंजॉय करो, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे पापा, मैं पैक कर देती हूँ ना आपके लिए और आपके दोस्त के लिए भी। नहीं 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 बेटा, उसका विश्वास उठ जाएगा कर्ड राइस से। क्या? मेरा मतलब है कि हम क्यों दे उसे इतने स्पेशल कर्ड राइस जो मेरी बहू ने बनाया है। अरे तुम लोग खाओ ना, मैं अभी आता हूँ। भाभी, मुझे अभी अभी याद आया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए मैं कल खाऊंगा दही चावल। मेरा मतलब है ये तड़के वाले कर्ड राइस। आप और भैया आज एंजॉय करो अकेले में। हाँ? अरे छोटे, मत जा मुझे मुसीबत में छोड़ के। सॉरी भाई, आपने ही इस मुसीबत से शादी की है। चलिए, आज मैं आपको अपने हाथों से आपकी पसंद की कर्ड राइस खिलाती हूँ। हाँ हाँ, मेरी पसंद की। पता नहीं आज के बाद मैं कर्ड राइस खा भी पाऊंगा या नहीं। 2 दिन के बाद कावेरी अपने भाई के घर से वापस आती है और सब लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। कैसा रहा मासी और मामा से मिलना? अरे बहुत अच्छा था, इतना खाया है इन दिनों में कि पूछो मत। अभी तक ऐसा लग रहा है कि पेट भरा भरा सा है। हाँ, हमने भी बहुत कुछ खाया, इतना खाया माँ कि वजन ही कम हो गया। क्या? अरे इसका मतलब है कि हम भी अच्छे से खा पी रहे थे। हाँ, इसीलिए आज मैंने सोचा है कि दिव्या बहू से कहती हूँ कुछ हल्का फुल्का ही बना ले, जैसे कर्ड राइस। नहीं नहीं नहीं। आन्या डांस करने में उस्ताद, एक स्टेप जो वो देख लेती तो हूबहू उसे उतार देती। अरे आन्या बेटा, मेरी बेटी को भी डांस सिखा देना, उसका एनुअल प्रोग्राम है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अब कल शाम उसको भेज देना, मैं सिखा दूंगी। हाँ हाँ, नचनिया ही बन, आस पड़ोस के लोग तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ, इस्तेमाल मेरा नहीं कला का हो रहा है। नाचना एक कला है, कला। आन्या हर बात में अच्छी थी,
फिर चाहे वो अच्छा व्यवहार हो या फिर लोगों की मदद करना, वो हमेशा खुद के शौक को पूरा करने के लिए व्यस्त रहती। लेकिन घर वालों को तो उसका ये काम सिर्फ समय की बर्बादी लगता है। कहाँ है आनिया? उसको बोलो कि आज शाम को खाना वही बनाएगी। सपना देख लो कि तुम्हारी बेटी घर का खाना बनाएगी। अरे आसपास के लोगों का काम करने से उसे फुर्सत मिले तब तो कहीं जाकर वो हमारे घर का काम करेगी ना। देखो ना, इकलौती बेटी, ऊपर से गैर जिम्मेदार, अब करे तो क्या करे। तभी पड़ोस की पिंकी आ जाती है। अंकल आंटी, आन्या दीदी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरा क्लास वर्क है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मम्मी ने कहा कि आन्या दीदी से पूछ लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खुद का तो कोई काम है ही नहीं उसे। जाओ जाओ, सीढ़ी से ऊपर चली जाओ, वही कमरे में है आन्या। एक रोज शहर में डांस कंपटीशन वाले लोग आते हैं, जहां आन्या का डांस सबको पसंद आता है। क्या बात है, छोटे से शहर में इतना टैलेंट? बेटा कौन सिखाता है आपको? कोई नहीं सर, वो क्या है ना, मैं टीवी देखकर सीख जाती हूँ। अरे वाह, और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए हैं। आन्या कंपटीशन जीत जाती है और घर में टीवी वाले आन्या का इंटरव्यू लेने आते हैं। अरे क्या है, कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या हो गया? आप आन्या की माँ है ना? वो क्या है ना, आपकी बेटी ने डांस का कंपटीशन जीता है, हमारे शहर के लिए ये गर्व की बात है, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। ओहो, बड़ा तीर मारा हो जैसे। अरे उसे आता ही क्या है डांस के सिवा, कुछ और करती तो शायद गर्व होता। तभी वहां आन्या आ जाती है और पत्रकारों को इंटरव्यू देती है। उसी रोज पिता के ऑफिस में। देखो तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट है, धन्य है ऐसे बच्चों के माता पिता को। और किस्मत वाले होते हैं ऐसे माता पिता, वरना मेरी बेटी तो किसी काम की नहीं, सारा दिन बस नाच गाने में ही दिमाग लगाती रहती है। अरे वो बच्ची हमारे शहर की ही है, कितना नाम कमा रही है डांस में, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई डांस में भी नाम कमा सकता है? अरे दे देना भाई पेपर की कटिंग, दिखाऊंगा आन्या को भी मैं। क्या नाम बताया? आन्या? यही तो नाम है मेरी बेटी का, आन्या शर्मा। बड़े उम्मीद से रखा था कि कुछ अच्छा नाम कमाएगी, लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को माँ पापा की इमोशन की कदर है क्या? अरे ये देखिए, इस बच्ची का नाम भी आन्या शर्मा ही है, जो पूरे शहर का नाम रोशन कर रही है। पिता अखबार देखते हैं तो सामने बेटी की ही फोटो रहती है। लेकिन ये क्या, जिस फोटो को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, पिता को उस पे कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। हमारी ही औलाद है ये, पता नहीं कब कहाँ जाकर नाम लिखवाती है, मुझे तो पता भी नहीं है। अरे शर्मा जी, जरा मिलवा दीजिए ना अपनी बच्ची से, मैं अपनी बेटी को भी ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मेरी बेटी को कुछ टिप्स दे देगी करियर को लेकर। अच्छा, ये दिन आ गया आपकी बेटी के, ले आइए कभी भी, लेकिन बाद में अफसोस ना करिएगा। सभी को आन्या के पिता की बात पर हैरानी होती है कि इतनी टैलेंटेड लड़की के माता पिता आखिर उससे चाहते क्या है। पिता घर आते हैं और माँ से कहते हैं, पता है तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, या फिर ऐसे ही व्यस्त रहोगी हमेशा? अरे पता है मुझे, पर आपको कैसे पता चला? अरे कुछ पत्रकार आए थे, पता नहीं कहाँ कौन सा कंपटीशन जीत कर आई है। नजर रखा करो उस पर। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है, जो पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर होते हैं। नमस्ते भाभी, बधाई हो आपको आन्या की कामयाबी की। भाई भगवान बेटी दे तो ऐसी। कहाँ है वो? सच में आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसी बेटी दे? तो ले जाइए ना अपने साथ, रखिए 2-4 दिन, खुद ही पता चल जाएगा। और नहीं तो क्या, सारा दिन करती क्या है, कहाँ रहती है, हमें तो कुछ पता नहीं होता, ना बताती है ना पूछती है। खैर देखिए, वो वक्त अब गया जब माता पिता बनकर बच्चों की परवरिश की जाती थी। अब तो बच्चों को साथ बिठाकर बात करना जरूरी है। वो क्या कहते हैं, बच्चे के दोस्त बने। तो क्या आप दोनों अपनी बेटी के दोस्त हैं? हाँ, बस अब यही बाकी रह गया था। खैर बताइए क्या काम है आपको? वो क्या है ना,
मैं और मेरे पति दोनों को ही इमरजेंसी कॉल आ गई है अस्पताल से। मेरी बेटी आन्या की अच्छी दोस्त है, तो मैं क्या उसे आन्या के पास छोड़ दूं अगर वो फ्री है तो? माँ कुछ बोलती उतने में ही आन्या आ जाती है। वाह आंटी, क्यों नहीं, मैं फ्री ही हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक्स बेटा। वो अपनी बेटी उनके घर छोड़ जाती है, जो आन्या की उम्र की ही होती है। ये क्या मजाक है आन्या? हम लोगों को सोना भी होता है और हर घर का अपना कायदा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी को भी घर में घुसा लो। धीरे बोलिए पापा, कैसी बात कर रहे हैं? अंकल आंटी डॉक्टर है, पता है ना डॉक्टर का फर्ज क्या होता है? अगर वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें? आपको तो पता है घर पर अकेले रहना कितना अनसेफ है। हाँ, तो दुनिया को सेफ करने का जिम्मा तू नहीं ले रखा है? अरे बहुत महंगे अस्पताल के डॉक्टर हैं वो लोग, खूब पैसा मिलता होगा, लेकिन ये नहीं कि मेड रख ले। क्या कहती आन्या, कैसे माँ पिता को समझाती कि किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। खैर, कुछ महीनों बाद आधी रात को माँ जोर जोर से चिल्लाकर आन्या के कमरे में जाती है। बेटा बेटा आन्या, पापा के सीने में दर्द हो रहा है, बेटा कुछ कर। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आन्या डॉक्टर को फोन करती है, लेकिन माँ डॉक्टर को तो आने में काफी वक्त लग जाएगा, मैं पिंकी के पापा को बुला लाऊं? अरे वो नहीं आएंगे बेटा, वो लोग बहुत बड़े डॉक्टर हैं और हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। माँ, मैंने डांस कंपटीशन में जो पैसे जीते थे वो है मेरे पास, आप चिंता न करें, बस पापा का इलाज करवा ले। आन्या के कहने पर वो बड़े डॉक्टर ना सिर्फ आन्या के पापा का इलाज करते हैं, बल्कि उन्हें ठीक करके घर भी ले आते हैं। आज मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बच गया। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। वर्मा परिवार में जेठानी, देवरानी, 2 बेटे, पोता और सास रहा करते थे। सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। हर दिन की तरह एक दिन दोनों की सास बहुओं से कहती है, सीमा बहू, ओ सीमा बहू, जरा सुनती हो? इधर तो आओ, जरा मेरी कमर को मालिश कर दो, कमर बहुत दर्द दे रही है। जी माँ जी, अभी मालिश कर देती हूँ। और बड़ी बहू को बोल मेरे लिए चाय बना दे। उसकी सास बोल ही रही थी, तभी बड़ी बहू उसे चाय ला कर देती है। ये लीजिए माँ जी, आपके बोलने से पहले ही मैंने आपके लिए चाय बनाकर रख दी थी। फिलहाल तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, और प्लीज़ माँ जी, जब मेरा बेटा स्कूल से आ जाए तो उसे खाना खिला देना। तभी सीमा अंजलि से कहती है, आप परेशान ना हो दीदी, माँ जी की कमर में दर्द है, मैं प्रिंस को खाना खिला दूंगी, आप ऑफिस जाओ। ठीक है सीमा, चलती हूँ। इतने में ही गुंजा की पड़ोसन शिल्पा और सुमन गुंजा के घर आती है और बहू को सास की सेवा करते देखकर कहती है, अरे वाह, जरा देखो तो सुमन, ये गुंजा की बहू तो बहुत ही अच्छी है, जो अपनी सास की इतनी देखभाल करती है, और सब कितने मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं ना। तूने बिल्कुल सही कहा, और हमारी बहू एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल, जो हमेशा मेरे साथ लड़ती है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। भगवान करे तुम्हारे परिवार को कभी किसी की नजर ना लगे। अरे ऐसे कैसे नजर लग जाएगी हमारे परिवार को? हम सब हमेशा मिलजुल कर एक साथ ही रहेंगे। जी माँ जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे परिवार को किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। गुंजा अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी, तभी गुंजा का पोता प्रिंस स्कूल से आता है। अरे अरे मेरा जिगर का टुकड़ा, स्कूल से आ गया मेरा बच्चा। सीमा, इसे अपने कमरे में ले जा और खाना खिला दे। जी माँ जी। सीमा प्रिंस को खाना खिलाती है। देखते ही देखते अंजलि भी ऑफिस से लौट आती है। माँ जी, अमर और मैं ऑफिस से आ गए हैं, तो चलिए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही फिर से अंजलि अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है और अपनी देवरानी से कहती है, सीमा, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दे, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगी। जी दीदी, मुझे कुछ सामान चाहिए जो मैं आपको लिस्ट बनाकर देती हूँ, आप ले आना। ठीक है, लाओ लिस्ट दे दो। इतना कहकर अंजलि अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अंजलि घर से जैसे ही निकलती है, उसकी सास उसे आवाज लगाकर कहती है, अंजलि, ओ अंजलि, कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही, जरा ऑफिस से आते वक्त मेरी दवाइयाँ ले आना। ओह माँ जी, अंजलि दीदी तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल गई, कोई बात नहीं,
मैं अभी अंजलि दीदी को कॉल लगाकर कहती हूँ कि आपकी दवाइयाँ भी ले आए। सीमा अंजलि को फोन लगाकर दवा लाने के लिए कहती है। तभी पीछे से आवाज लगाकर अमर कहता है, क्या बात है सीमा, तुम किससे फोन पर बात कर रही हो? अमर भैया मैं अंजलि दीदी से बात कर रही हूँ। ऑफिस से आते वक्त माँ जी के लिए दवा लाने को कह रही थी, पर वो फोन ही नहीं उठा रही हैं। अच्छा, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, क्या लाना है मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा। और अमर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोनों के ऑफिस जाने के कुछ ही समय में गुंजा का पोता प्रिंस स्कूल से वापस आता है। दादी दादी, छोटी माँ से कहो ना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना ला कर दे, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, अभी कहती हूँ। दोपहर का टाइम होता है। अंजलि घर के लिए बस का इंतजार कर रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, मुझे तो सीमा ने कुछ सामान लाने को कहा था। खैर छोड़ो, मैं बाद में मंगा कर दे दूंगी, फिलहाल तो मैं घर चलती हूँ। अंजलि बस का इंतजार कर रही थी कि उसे उसकी फ्रेंड पिंकी मिल जाती है। अरे अंजलि, हाय, हाउ आर यू, कैसी हो? और यहाँ क्या कर रही हो इतनी कड़ी धूप में? अरे पिंकी, कैसी हो तुम? और सब घर पर कैसे हैं? पहले तू बता, तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। अरे पिंकी, ये इतनी बड़ी कार तुम्हारी है? इतना कहते ही अंजलि पिंकी की कार में बैठ जाती है और पिंकी अंजलि के सवालों का जवाब देती है। हाँ, मेरी ही है। वो क्या है ना कि मैं घर से परेशान हो गई थी। ये फैमिली की किचकिच से ना मुझे बहुत परेशानी होती थी, तो मैंने उस घर का बंटवारा ही कर दिया। अरे पिंकी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात हो गई थी आखिर? अब देख, आजकल के ज़माने में ना मिला जुला परिवार कभी एक नहीं होता, और रोज़ रोज़ की लड़ाई से अच्छा है कि हम सब अलग हो जाए। हाँ रे, ये बात तूने बिल्कुल सही की। अब देख ना, जब से ये बंटवारा हुआ है तब से मैं बहुत खुश हूँ, और सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे पति के नाम हो गई है, जिसकी वजह से आज मेरे पति ने ये चमचमाती कार खरीद ली। अच्छा, ये बात है? पिंकी, ये बंटवारे से इतना बड़ा फायदा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। देख अंजलि, अगर आगे की जिंदगी अच्छी जीनी हो ना, तो ये परिवार वरिवार का चक्कर छोड़ दे। ये सारी बातें सुनकर अंजलि अपने परिवार के खिलाफ भड़क जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा क्या? एक बंटवारे से इतने पैसे आ सकते हैं? तो सोचो, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगी और मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। तभी अचानक अंजलि को पिंकी हिला हिला कर कहने लगती है, अंजलि, अरे अंजलि कहाँ खो गई, क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, तुम यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। ठीक है अंजलि, बाद में मिलती हूँ। अब मैं भी इस घर का बंटवारा कर दूंगी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बंटवारा कैसे करूं, क्योंकि ना तो घर में कभी लड़ाई हुई ना ही कुछ। एक काम करती हूँ, मैं अमर से बात करती हूँ। घर जाते ही अंजलि अपने रूम में अमर को बुलाकर कहती है, अमर, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना अंजलि, क्या कहना चाहती हो? मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, क्योंकि अब मैं इस फैमिली के साथ एक साथ नहीं रह सकती। मुझे अब अकेले रहना है, तुम, मैं और हमारा बेटा। अरे तुम होश में तो हो? ये क्या बके जा रही हो? आखिर बात क्या है? तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अच्छा जी, एक बात बताओ, मैं अगर ये करना चाहती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? तुम नहीं जानते कि इसमें कितने फायदे हैं? अरे ये क्या बोले जा रही हो अंजलि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर इस घर का बंटवारा हो गया ना, तो हमारे पास ढेर सारी गाड़ियां होगी, घर होगा। सोचो, अगर ये बंटवारा हो गया तो हम दोनों राज करेंगे, राज। अंजलि अपने पति को भी ऐसी बातें बोलकर कान भर देती है। अब उसका पति अमर भी सोच में पड़ जाता है। अंजलि बिल्कुल सच कह रही है, हो सकता है इस घर का बंटवारा होने के कारण मुझे सब संपत्ति मिल जाए। इतना सोचते ही अमर अंजलि को कहता है, अंजलि देखो, मैं तो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, पर तुम्हें ही कुछ करना होगा, जैसे कि इस घर में लड़ाई झगड़ा और किचकिच हो, ताकि ये सब बंटवारे का कारण बन सके। आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। और दोनों पति पत्नी मिलकर लड़ाई झगड़े का माहौल बना देते हैं। अगले ही दिन अंजलि सीमा से कहती है, आज संडे है, जरा अपने हाथों से कुछ बनाकर अच्छा सा खिलाओ, बहुत दिन हो गए कुछ ढंग का खाया ही नहीं। जी दीदी, अभी सबके लिए कुछ बनाती हूँ। और सीमा सबके लिए छोले भटूरे बना देती है और सबको बाहर बुलाने जाती है। तभी अंजलि किचन में घुसकर सीमा के बने छोले में नमक ज्यादा डाल देती है। अब आएगा मजा, आप देखो मैं लड़ाई का जरिया कैसे बनाती हूँ। इतना कहते ही चुपके से अंजलि बाहर निकल जाती है।
सीमा, अब खाना खिलाओगी भी या नहीं? जी दीदी, अभी लाई। अरे वाह बहू, आज तो तुमने छोला भटूरा बनाया है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। सीमा सबके लिए छोला भटूरा परोस देती है। तभी उसकी सास गुंजा छोला भटूरा खाती है, पर खाते ही वो मुंह से निवाला फेंक देती है। अरे ये क्या सीमा बहू, ये कैसा छोला बनाया है? इसमें तो बहुत तेज नमक है। क्या क्या बोला आपने माँ जी? छोले में नमक है? हाय हाय, अच्छा हुआ पता तो चला, वरना मेरे बेटे को भी ये जहरीले छोले भटूरे दे देती। अरे तुम्हें जब बनाना ही नहीं था तो मुझे बता दिया होता, मैं खुद बना लेती। नहीं नहीं दीदी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले में स्वाद अनुसार नमक ही डाला था। हाँ सीमा, माँ ने सही कहा, इस छोले में तो बहुत ही नमक है। अरे चुप रहो, मैं देख रही हूँ तुम्हें, बहुत हो गया। अब ये छोले भटूरे तुम ही खाओ। हाँ अंजलि बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम ही खाओ ये छोले भटूरे, हम तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बेचारी सीमा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले में स्वाद अनुसार नमक डाला था, पर नमक इतना ज्यादा कैसे हो गया? अगले दिन जब सीमा खाना बनाती है, तब अंजलि साइड से घुसकर खाने में नींद की गोलियां मिला देती है और चुपके से निकल जाती है। खाने का टाइम हो चुका है, खाना दे दे, मुझे दवाई भी खानी है। हाँ सीमा, चलो सबको खाना परोस दो। हाँ दीदी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। जैसे ही अंजलि खाना परोसती है, अंजलि फिर से नौटंकी शुरू कर देती है। अरे सीमा, ये क्या? ये सब्जी से तो अजीब गंध आ रही है, जैसे लगता है इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है? और सब्जी में मैं क्या खुश मिलाऊंगी? अब मुझे पता चला इसमें क्या मिला है। तुमने इस सब्जी में नींद की दवाइयां मिला दी है ना? ये क्या बोल रही हो दीदी? मैं नींद की दवाई क्यों मिलाऊंगी? बकवास बंद कर। कल खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, आज खाने में नींद की गोलियां मिला दी। मुझे तो समझती क्या है। रुक, मैं अभी जाकर किचन में चेक करती हूँ। अंजलि किचन में जाकर पूरा किचन छानबीन करने के बाद नींद की गोलियां निकाल कर लाती है। ये देखिए माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही थी, ये देखिए नींद की गोलियां। सीमा बहू, क्या ये सच है कि तुम खाने में नींद की गोलियां मिला रही थी? नहीं नहीं माँ जी, ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा भरोसा कीजिए। अच्छा, सोच अगर ये खाना सबने खा लिया होता तो क्या होता? मेरे बेटे की तो तबीयत खराब हो जाती और हम सबकी भी। नहीं नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये नींद की गोलियां कहाँ से कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे मैंने अपनी बहन की तरह माना, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर आइंदा तुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा कोई। ये सब देखकर गुंजा को कुछ अटपटासा लगा। सीमा ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भरोसा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे अंजलि बहू का ही हाथ है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन पर दिन लड़ाई झगड़ा होने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी बहू ने इस घर का बंटवारा करना चाहा। मैं अब इस परिवार में नहीं रह सकती, मुझे बंटवारा चाहिए। रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस घर का बंटवारा कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल गलत है। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो, इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। दीदी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, पर इस तरह से घर का बंटवारा मत करवाओ। अरे अमर, तू समझाना अपनी पत्नी को, ऐसा क्यों कर रही है वो? माँ, मैं क्या करूं, क्या कहूं मैं? अच्छा, लगता है तू भी यही चाहता है। बंटवारे की बातें हो ही रही थी कि अचानक गुंजा का छोटा बेटा विदेश से वापस आ जाता है और ये सब देखकर कहता है, माँ इस घर में क्या हो रहा है, कोई हमें भी बताएगा? अरे देखना बेटा, ये अंजलि बहू घर का बंटवारा करना चाहती है। नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर बात क्या है? चुप रहिए देवर जी, बस करो ये अपनेपन का दिखावा। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छा, अगर आपको हम सबके साथ नहीं रहना तो मुझे भी आपके साथ नहीं रहना, ठीक है? अगर आप बंटवारा चाहती है तो अभी हो जाए, वही अच्छा होगा। नहीं नहीं, गुस्से में आकर फैसला गलत हो जाता है, मेरी बात सुनिए, ये बंटवारा मत होने दीजिए। नहीं सीमा, अगर ऐसी बात है तो जो भाभी चाहती है वही होगा, क्योंकि भैया के मुंह से तो एक बार भी मैंने अभी तक नहीं सुना कि ये बंटवारा उन्हें नहीं चाहिए। लगता है उन्हें भी यही मंजूर है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी तुम दोनों को बंटवारा कर देती हूँ। ये सुनकर अंजलि और अमर दोनों मन ही मन खुश होते हैं
और इस तरह घर का बंटवारा हो जाता है। अंजलि, अमर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे अपने पोते प्रिंस की आदत हो चुकी है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मुझे तुम दोनों के साथ ही रहना है। नहीं माँ जी, अगर आप उन दोनों के साथ चली जाएंगी तो हमारे साथ कौन रहेगा? और मेरे तो पति भी विदेश में है, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। हाँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। माँ, आप ना सीमा राहुल के साथ रहिए। वैसे भी हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाएंगे हम। बेचारी गुंजा रोती रोती अपनी छोटी बहू के साथ चली जाती है। देखते ही देखते दिन ऐसे ही जा रहे थे और जितनी भी घर की जिम्मेदारियां थी सब अंजलि के हाथों में चली गई। अब तो मैं आराम से रहूंगी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। बंटवारे के कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अजी सुनते हो, जरा प्रिंस को स्कूल के लिए तैयार कर दो ना, स्कूल जाना है। ओ भगवान, मैं उसे तैयार करूं या मैं खुद को तैयार करूं? मुझे खुद भी तो ऑफिस जाना है। तुम मेरे लिए जल्दी से टिफिन पैक कर दो। हाँ हाँ बहुत आए, टिफिन पैक कर दो, जैसे मुझे ऑफिस नहीं जाना। इतने में प्रिंस बोल पड़ता है, माँ मुझे ड्रेस उल्टा पहना दिया, छोटी माँ ऐसे नहीं पहनाती थी। हाँ हाँ तो जाना अपनी छोटी माँ के पास, मेरे पास क्यों आता है? घर का इतना काम, सुबह उठकर झाड़ू पोछा करो, तुम्हारे पिताजी के लिए टिफिन पैक करके दो। अरे परेशान हो गई हूं मैं। तो ये सब आप ही ने तो किया है। ज्यादा बोलेगा ना तो एक कान के पीछे लगाऊंगी। चुपचाप टिफिन ले और स्कूल जा। प्रिंस की ये बातें सुनकर अंजलि को भी कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था, शायद मैं ही गलत थी। ऐसे ही रोज अंजलि गुस्से में काम कर लेती, उसे ऑफिस जाने में भी लेट हो जाता, जिसकी वजह से उसे ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि मैं बंटवारा ही नहीं होने देती। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। मुझसे अकेले से तो घर संभाला ही नहीं जा रहा। हाँ, मैंने भी तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा नुकसान कर दिया। सब कुछ मिलने के बाद भी हमारे पास सुकून नहीं है। अब क्या करूं मैं? उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उधर सीमा और गुंजा दोनों मिलकर बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन गुंजा को प्रिंस की हमेशा याद आती थी। सीमा, क्या प्रिंस ठीक होगा? मुझे ना प्रिंस की बहुत याद आ रही है। हाँ माँ जी, वो ठीक ही होंगे, आप परेशान ना हो। आपकी तबीयत पहले ही खराब है, आप आराम करिए। माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम परेशान ना हो, इससे तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो सकती है। पर मुझे अपने पोते प्रिंस के पास जाना है, मुझे वहां ले चलना बेटा। गुंजा प्रिंस को याद करके रो पड़ी और अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गई। बेहोशी में भी वो अपने पोते का नाम ले रही थी। तभी राहुल अपने बड़े भाई को फोन लगाकर कहता है, अमर भैया, अमर भैया प्लीज मेरी बात सुनो, माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, प्लीज आप सब यहाँ आ जाओ। माँ प्रिंस को याद करके रो रही थी। क्या क्या कहा तुमने? माँ की तबीयत खराब हो गई है? मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना, माँ का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अमर, मेरी वजह से आज माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे बहुत अफसोस है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी और सीमा से माफी मांग कर रहूंगी। मुझे उनके घर ले चलो। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। और दोनों गुंजा से मिलने के लिए चले जाते हैं। पहुंचते ही अंजलि गुंजा और सीमा से कहती है, माँ जी, सीमा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज आप सबकी ये हालत हो गई। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो, मेरी भी गलती है। सीमा, माफ कर दो मुझे, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। खाने में जो भी मिलावट हुई वो मैंने की थी। कोई बात नहीं दीदी, कम से कम आपको बात समझ में तो आई कि परिवार कितना जरूरी होता है। अब मुझे समझ में आ गया, बिन ससुराल और बिन सास के घर नहीं होता। ये सब देखकर गुंजा बहुत खुश हो जाती है। मुझे बस यही चाहिए था कि हम सब साथ रहे, अंत भला तो सब भला। अब धीरे धीरे गुंजा की तबीयत ठीक हो जाती है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करते हैं।